नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात होगी बाबरी विध्वंस केस पर बड़े फैसले की। दरअसल बाबरी केस में लखनऊ की सीबीआई अदालत ने 28 साल बाद आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती और सारे 32 आरोपी आज उस केस से बरी हो गए। कोर्ट ने कहा विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यह साजिश नहीं थी और यह अचानक हुआ। कोर्ट के इस फैसले के बाद राम मंदिर के आंदोलन के समर्थकों में जश्न का माहौल है। खुद आडवाणी और जोशी ने फैसले पर खुशी जाहिर की है, तो वहीं विपक्षी दलों के लोगों ने इसे काला दिन बताया है। इस बीच कुछ लोगों ने मथुरा और काशी का मुद्दा भी उछाल दिया है। केस में बरी होने के बाद आचार्य धर्मेंद्र ने साफ साफ कह दिया, यह तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने तीखे सवाल उठाए हैं। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज हमारा सवाल, अयोध्या खत्म, काशी मथुरा शुरू, इसी पर करेंगे आज राष्ट्र की बात में बहस। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए आज अदालत के फैसले पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। स्पॉन्टेनियस एक्शन हुआ, न तो पूर्व नियोजित था न वांछित था हम लोगों के द्वारा। वह तो हिंदू समाज का गुस्सा उबल करके उसने उस ढांचे को गिरा दिया। भगवती भारत माता की 1 अरब संतानें मिलकर के जितने पुराने इस प्रकार के दाग हैं उन सबको धोएंगे। ये तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय वह संविधान की परिपाटी से परे है। और इसी के साथ रणदीप सुरजेवाला यानी कांग्रेस ने अब सरकार से मांग की है कि कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील की जाए। आज राष्ट्र की बात में बहस इसी पर होने वाली है। मेरे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं। आगे आपकी टीवी स्क्रीन पर आप आसिम वकार को देख पा रहे हैं, AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई भी फिलहाल जुड़ चुके हैं, जो कि चेयरमैन हैं फैजान रजा के। आप सभी का स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी, मैं चाहूंगा पहले आप, सुधांशु जी, असदुद्दीन ओवैसी की बातों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आज काला दिन है और कोर्ट के फैसले से यह साबित हो गया कि जादू से मस्जिद गिर गई थी 1992 में। सुधांशु जी, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब जब कोर्ट की दुहाई देते हैं तो सबसे पहला तो वो कोर्ट का अवमानना तब कर देते हैं जब उसको बाबरी मस्जिद कहते हैं। कोर्ट ने सदैव उसको विवादित ढांचा या अंग्रेजी में डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा है। उस परिसर को श्री राम जन्मभूमि परिसर कहा गया है, मगर वो बाबरी मस्जिद कहते हैं। मैंने ओवैसी साहब का बयान देखा, वो क्या कह रहे हैं, 50 साल से आजादी के बाद से मुस्लिम पक्ष लड़ता रहा और ये मिला, फिर उनको शायद जानकारी नहीं है। 1949 में मूर्तियां प्रकट होने के बाद जिसको वो कहते हैं मूर्ति रखनी गई, मुझे इस पे आपत्ति है। हम तो आपत्ति नहीं करते आपकी किसी धार्मिक मान्यता पे कि कौन कहां से आया, कैसे चला गया। चलिए, उसके बाद 1949 दिसंबर 26-27 दिसंबर की रात से लेके 1961 12 साल तक मुस्लिम पक्षकार नहीं था। सिर्फ निर्मोही अखाड़ा और राम जन्मभूमि के पुजारी के मध्य में विवाद था। तो 1961 के बाद मुस्लिम पक्ष आया। क्यों आया? क्योंकि सिविल सूट पे 12 साल की मियाद होती है कि उसके बाद आप नहीं कर सकते। 10 दिन रह गए थे 12 साल की मियाद पूरी होने। और के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है कि मुस्लिमों का एक बड़ा तबका यह विचार बना रहा था कि इस स्थान का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, हिंदुओं के लिए बहुत महत्व है, इसे हम छोड़ दें। इसलिए 12 साल तक वो लोग उसमें मुकदमे में आए नहीं, वो 1961 में मुकदमे में आए। तीसरी बात वो ये कहना चाहते हैं कि इतिहास का बड़ा काला दिन है। साहब, जितने भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए ना, 2014 के बाद हमारी सरकार ने न कोई साक्ष्य जोड़ा न कोई साक्ष्य घटाया है।
तो ये सीबीआई की वही चार्जशीट है जो कांग्रेस सरकार के जमाने में थी। अब बताइए, आप फोटो प्रस्तुत करेंगे और उस जमाने में मूल होता था निगेटिव, अब निगेटिव नहीं तो फोटो की प्रामाणिकता क्या है? वीडियो टेप टेम्पर्ड था, ओरिजिनल वीडियो टेप आप दे नहीं पाए, तो आप किस बात का सबूत दे पाए? यानी आपने जो भी कहने का प्रयास किया उसका तथ्यात्मक साक्ष्य नहीं दे पाए, कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं दे पाए। और कब नहीं दे पाए? जरा 16 साल इनकी सरकार रही है इस पीछे, 16 साल। इसका मतलब ओवैसी कह रहे हैं जादू से गिर गया वो स्ट्रक्चर, आप उसे मस्जिद मानने को तैयार नहीं है, तो किसने गिराया फिर? नहीं, ओवैसी जी ने एक और बात कही, कहा उन्होंने हिंसा के द्वारा पॉलिटिकल अचीवमेंट किया जा सकता है, ये बोला ना ओवैसी जी ने। मानक जी गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? अरे ओवैसी से पूछिए, हिंसा के द्वारा तो देश तोड़ा गया था। 16 दिसंबर 1946 को 16 अगस्त को कहा जाता है डायरेक्ट एक्शन, और 1 साल में देश छूट जाता है। उनसे पूछिए, हिम्मत है तो वो ये कहे, कंडेम करे कि हिंसा के द्वारा होता है, वही हिंसा जो कश्मीर से लेकर केरल तक होती है। और जहां तक टूटने की बात है, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि टूटा नहीं। अरे भाई, घटना हुई, जिन लोगों को अभियोजन पक्ष ने आरोपी बनाया उस पे वह अभियोजन पक्ष आरोप नहीं सिद्ध कर पाया, बस सीधी सी बात है। तमाम तो किसने गिराया सुधांशु जी? वही तो पूछ रहे हैं। अगर किसी को सजा हुई नहीं हुई तो किसने गिराया फिर? कहा तो स्वतः स्फूर्त भीड़ ने गिरा दिया। बस भीड़ में अक्सर कई बार ऐसा होता है, और जिनको इन्होंने आरोपी बनाया 16 साल में कोई सबूत नहीं रख पाए। और एक और बात मानक जी, लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट में क्या लिखा हो, 2011 में आ गई थी कांग्रेस के जमाने में ऐसी वाहियात रिपोर्ट कि उसमें जगदम्बिका पाल का नाम था जो कांग्रेस के उस समय सांसद थे, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम था जो जिंदगी में कभी अयोध्या गए नहीं इस आंदोलन के दौरान। सुधांशु जी अब देखिए, आपने कहा ना कोर्ट का फैसला आ गया, आपने कहा कोर्ट का फैसला आ गया, सारे के सारे आरोपी कह रहे हैं हम सही साबित हो गए। अब लेकिन सुधांशु जी, केंद्र में आपकी सरकार है, सीबीआई आपके तहत आती है। अब कांग्रेस सीधे सीधे अपील कर रही है, अगर यह गलत फैसला है जो कि उनके हिसाब से है तो हाईकोर्ट में अपील कर दीजिए अपने नेताओं के खिलाफ, सारे हिंदूवादी संगठनों के नेताओं के खिलाफ। क्या आपकी सरकार हाईकोर्ट जाएगी? देखिए कितना बड़ा फैसला है, 2300 पन्ने का, उसे पढ़ेगी, उसके बाद सीबीआई अपना यह निर्णय लेगी कि उस गुण दोष के आधार पे उसे जाना है या नहीं जाना है। मगर जो सवाल पूछ रहे हैं नहीं, मैंने इसलिए कहा ना सुधांशु जी, आपको याद होगा जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी जमीन मंदिर को दे दी, तब उस फैसले में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्ट्रक्चर गिराया गया था वो एक क्रिमिनल एक्ट था। इसका मतलब आपके पास ग्राउंड है, आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। जनाब, क्रिमिनल एक्ट था, ये नहीं लिखा है कि इन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल था जो नहीं प्रूफ कर पाए। 16 साल में कोई प्रूफ नहीं दे पाए। तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है प्रूफ करने की? सुधांशु जी, आपकी जिम्मेदारी नहीं है? साहब ये बताइए, 2300 पेज का निर्णय पढ़ने के बाद निर्णय होगा ना। ओके, आसिम वकार, अभी कोई सुबेरे बैठा होता तो 2300 पेज नहीं पढ़ पाया होता इन 5 घंटे में। ओके, इसलिए इसके ऊपर टिप्पणी के लिए बात मांगना उचित नहीं। ओके, आसिम वकार बोलिए। आसिम वकार, सुनिए आपने सुधांशु त्रिवेदी की बात, कोर्ट का फैसला है, थोड़ा टाइम दीजिए उनको, थोड़ा पढ़ लें जजमेंट, उसके बाद तय करेंगे कि इसे हाईकोर्ट में अपील करेंगे या नहीं करेंगे। सीधा सीधा कानूनी मसला है, इसे आप धार्मिक और राजनीतिक मसला क्यों बना रहे हैं आपके नेता ओवैसी साहब? देखिए, मैंने तो अभी एक अपनी टाइमलाइन पे ट्विटर पे एक ट्वीट किया कि पूरे दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उन सभी देशों को चाहिए कि अपनी न्यायपालिका में जब उनके जज अपॉइंट हो नए तो उन सबको इंसाफ करने की और न्याय दिलाने की ईमानदार तरीके की ट्रेनिंग भारत के जजों से दिलवा दें। जरूरी है, भारत भेजे उनको ट्रेनिंग के लिए। भारत की न्यायालय ये मानती है, उसने अपने फैसले में कहा कि डेमोलेशन ऑफ बाबरी मस्जिद एक क्रिमिनल एक्ट हुआ, क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन क्रिमिनल कोई नहीं मिला। एक्ट तो क्रिमिनल है लेकिन क्रिमिनल कोई मिल ही नहीं रहा है साहब, वो हवा में गिर गई, भूत आए थे गिरा दिया। तो इससे बढ़िया न्यायालय इस फैसले कहां देगा? कितने ईमानदार फैसले हैं। और अभी सुधांशु जी ने कहा कि कोई मिला ही नहीं, वो भीड़ में कर दिया। तो जो वहां नारे लग रहे थे, एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो, एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो, ये नारे भी न्यायालय को सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, सीबीआई को सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। ना वीडियो एविडेंस आपने देखे, ना अखबारात के देखे, ना चश्मदीद वहां आपने बुलाए, और अभी आपने जो कहा कि भीड़ में कर दिया। तो उत्तर प्रदेश में जब अभी सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट हुए
और जो दिल्ली में दंगे हुए उसमें भी भीड़ थी, उसमें भी बहुत पब्लिक थी, तो उसमें तो ढूंढ ढूंढ कर आपने एनएसए लगाया। योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश में जो भीड़ ने बस जलाई, भीड़ ने स्कूटर जलाई, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जलाई भीड़ ने। लेकिन योगी जी ने तो उनके घरों पर वसूली के नोटिस भेज दिए, किसी के यहाँ 10 लाख का, किसी के 8 लाख का, किसी के 15 लाख का। तो वहां तो आपने भीड़ में से क्रिमिनल ढूंढ लिए, दिल्ली में से तो भीड़ में क्रिमिनल आपने ढूंढ लिए। लेकिन अफसोस इस बात का कि जो डेमोलेशन ऑफ बाबरी मस्जिद के जो क्रिमिनल थे वो आपको क्रिमिनल नहीं मिले। तो कमाल है, उस समय स्मार्टफोन नहीं होते थे ना, उस समय पर स्मार्टफोन, मोबाइल फोन नहीं होते थे। इस तरह के वीडियोस जो अब सामने आए हैं इन घटनाओं में, वो उस समय का कोई एविडेंस उस तरह का नहीं है। जवाब दे रहा हूं सर इसका भी। हाँ दीजिए। देखिए, बाबरी मस्जिद का जो मामला था वो 1-2 दिन में नहीं हुआ, वो काफी अरसे से पेंडिंग चल रहा था। मैं अगर आवाज आ रही है तो मैं बोलूंगा। हाँ बोलिए बोलिए। बाबरी मस्जिद का जो मामला था वो 1-2 दिन में नहीं हुआ, वो काफी दिनों से चल रहा था, प्लानिंग चल रही थी, कार सेवा हुई, उसके लिए रथ यात्रा अडवाणी जी ने निकाली, मुकदमा था, एक दिन में नहीं हुआ सर। वो जो कांग्रेस की सरकार थी उसकी जिम्मेदारी थी वीडियो एविडेंस इकट्ठा करने की, और 16 साल नहीं, कांग्रेस की साल 18 साल रही, 92 से लेकर 2000 तक रही, और उसके बाद में फिर सर 2004 के बाद फिर वो बन गए। मुझे अफसोस हो रहा है कांग्रेस के ऊपर कि वो 18 साल, 16 साल, 17 साल जो भी हुकूमत में रहे और वो इस क्रिमिनल एक्ट का फैसला नहीं करवा पाए। अगर वो चाहते, उनकी सरकार चाहती, तो जितने क्रिमिनल थे उन सबको जेल जाना पड़ता, वो सब जेल गए होते, सबको सजा मिलती, और हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज के साथ और बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ हुआ होता। आसिम वकार, सुधांशु त्रिवेदी वही बात तो कह रहे हैं कि सबूत इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सीबीआई की उस समय थी जब कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में बीजेपी सरकार को क्यों जिम्मेदार बता रहे हैं आप? दोनों जिम्मेदार हैं सर, दोनों जिम्मेदार हैं, नाइंसाफ दोनों हैं। कैसे? दोनों नजरअंदाज करते हैं मुसलमानों को, और इस बात का फैसला आपने कर दिया है, लेकिन ऊपर भी एक फैसला होना है अल्लाह के घर में। ओके, तहसीन पूनावाला, उसके बाद आ रहा हूं वापस सुधांशु जी, विजय शंकर तिवारी और मंजूर जी आई। तहसीन पूनावाला, एक तो आपके कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, क्योंकि आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं, वो ये तो कह देते हैं कि आज फैसला संविधान से परे है, इस पर सरकार को हाईकोर्ट जाना चाहिए, तहसीन पूनावाला, लेकिन वो दम नजर नहीं आ रहा, टीवी डिबेट में भी नहीं आए इस मुद्दे पर। क्या वजह है तहसीन? ऐसा लग रहा है कि आधे मन से कांग्रेस कह रही है कि यह फैसला सही नहीं है और सरकार के ऊपर अपनी जिम्मेदारी डाल रही है। सुधांशु जी कह रहे हैं ना, सबूत इकट्ठा करने की जिम्मेदारी, उस स्ट्रक्चर को गिराने वालों को सजा दिलाने की जिम्मेदारी आपकी सरकार की थी। जी, उसका मैं जवाब दूंगा जो सुधांशु जी ने कहा, लेकिन सबसे पहले तो मैं दूसरी बात करना चाहता हूं। जो केस सुप्रीम कोर्ट में था, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, और ये जो केस था क्रिमिनल एक्ट था। तो सुधांशु जी ने शुरुआत में जो कहा कि विवादित स्ट्रक्चर था, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था, ये बात में सच्चाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने जजमेंट में, और आप पढ़ लीजिए, फैक्ट चेक कर लीजिए मालूम पाए, कि वहां पर एक फंक्शनिंग मॉस्क, एक मस्जिद थी, जिसे एक क्रिमिनल एक्ट के तहत तोड़ा गया। तो एक क्रिमिनल केस चल रहा था इस बार। दूसरी बात, अभी अनीशा माथुर नाम की एक जर्नलिस्ट जो लॉ को कवर करती है, उसने सीबीआई, क्योंकि सुधांशु जी ने कहा कि चार्जशीट फाइल हो चुकी थी, इस बात में भी सच्चाई नहीं है। चार्जशीट फाइल हुई, बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद जो फाइनल चार्जशीट है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, और उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो लिखते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है ये एविडेंस तो सही है, लेकिन ये सीआरपीसी के मुताबिक हमने इसकी जांच नहीं की। यानी कि किस तरह से जो एविडेंस है उसको झूठा बनाने का काम यहां सीबीआई ने किया, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने किया। अब इसी ग्राउंड के ऊपर आप हाईकोर्ट में से चैलेंज कर सकते हैं। ये कौन सी सीबीआई, जब आप कहते हो सीबीआई बहुत प्रोफेशनल एजेंसी है, सुधांशु जी कहते हैं सारे केसेस उनके पास जाना चाहिए, बीजेपी कहती है, तो कौन सी सीबीआई जो जांच करती है लेकिन सीआरपीसी के प्रोसीजर से जांच नहीं करती? तो कौन से प्रोसीजर, मोदीनामा से जांच करती है? तो मेरा आपसे सवाल है
जैसे जो एमआईएम के प्रवक्ता ने कहा, ये नारे लगाए थे, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। वहां पर क्या अचानक से भीड़ आ गई? तो अगर भीड़ अचानक से आ गई, उनके पास हथियार थे। तो उत्तर प्रदेश में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर तो कल्याण सिंह थे, तो वो क्या कर रहे थे? कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दिया कि ये स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा, इसके लिए उनको जेल भी हुआ। तो उन्होंने झूठ क्यों बोला? और लास्ट सवाल, वो रथ यात्रा क्या थी जिससे भीड़ इकट्ठा हुई? उसमें 1800 लोग मर गए, शहीद हुए, चाहे वे हिंदू भाई थे, मुसलमान भाई थे, एक भी नेता का बेटा नहीं मरा। इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे सुधांशु जी? तहसीन, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। मैंने फिर वही कहा, सुधांशु त्रिवेदी की ओरिजिनल जो स्टेटमेंट है उस पर आपने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा सारे सबूत आपकी सरकार के दौरान जुटाए गए थे, मगर सारे सबूत आपकी सरकार के दौरान जुटाए गए थे। मैंने दे दिया अनीशा के ट्वीट से जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है। आप अब ये ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहते हैं हमने सीआरपीसी के हिसाब से जांच नहीं की, तो जो सबूत है वो सही है, लेकिन आपने जांच सीआरपीसी के हिसाब से नहीं की। और जज ने क्या कहा? जज ने क्या कहा कि मेरा काम है जस्टिस नहीं देना, मेरा काम है लॉ को फॉलो करना। अगर आप लॉ ही फॉलो नहीं करते हो, ना प्रज्ञा ठाकुर के केस में, ना यहाँ पर, अगर आप एविडेंस ही पेश नहीं करते, एनआईए में भी वो रोहिणी सलियान कह रही है मुझे एनआईए के लिए बेंच चाहिए, आप केस मत लड़िए। आप अगर एविडेंस ही पेश नहीं करोगे तो आपको इंसाफ मिलेगा कैसा? सुधांशु जी, देखिए, पहले तहसीन जी ने जो एक बहुत गलत फैक्चुअल बात कह दी, फंक्शनल मस्जिद साहब दिसंबर 1949 से, यानी 43 साल से वहां मूर्ति रख के पूजा हो रही थी, वो फंक्शनल मस्जिद थी। 1936 के बाद से वहां कभी नमाज नहीं हुई, वो फंक्शनल मस्जिद थी। तीसरी बात, मुस्लिम पक्ष बाबर के समय से लेकर आज तक एक बार भी यह सबूत नहीं दे पाया कि वो परिसर कभी एकमेव उनके नियंत्रण में था, यानी एब्सोल्यूट एंड टोटल कंट्रोल ऑफ द प्रेमिसेस उनके पास था। इसका कोई सबूत वो नहीं दे पाए, तो भाई वो फंक्शनल मस्जिद कहां से हो गई? दूसरी बात, मैंने ये नहीं कहा कि चार्जशीट बाद में नहीं सप्लीमेंट्री फाइल, मैंने कहा किसी साक्ष्य में जोड़ या घटाना नहीं किया गया। जो साक्ष्य आपके लोग दे गए थे वही रखे गए। मैं चुनौती करता हूं 2014 में आप कहिए ये वाला एविडेंस हटा लिया, सीबीआई ने नहीं किया, या ये वाला एविडेंस जोड़ दिया, वो नहीं किया। इसलिए 16 साल में आप इस षड्यंत्र को प्रूव नहीं कर पाए। आपने जैसे कहा नारे लगे, क्या सबूत है नारे लगे? वीडियो ना, वीडियो टेम्पर्ड है, कोर्ट ने कहा ओरिजिनल वीडियो नहीं है, सील्ड पैक नहीं था वीडियो। बाकी की तो बात छोड़ दीजिए, जो वीडियो टेप दिया गया इनके जमाने की सरकार की बात है। अरे खुला वीडियो टेप दिया जाता है कभी? वो इस बात का प्रमाण है। और नारे लगे आप कह रहे हैं, फोटो है, निगेटिव दी नहीं गई, अब आप क्या कह रहे हैं? और अभी देखिए असीम वकार साहब बड़ा जलवाए जलाल से बोल रहे थे, ये नारा लगा और ये बता देना चाहिए। जैसे आपने मानक जी कहा ना, उस जमाने में तो कैमरे अवेलेबल नहीं थे मोबाइल में। इनसे पूछिए ये अकबरुद्दीन ओवैसी का जो बयान है, ये तो वीडियो पे अवेलेबल है ना, दोषी मानते हैं? कहेंगे नहीं नहीं, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, अभी उसका साबित होने दीजिए। पार्टी से निकाल दिया, कहेंगे नहीं नहीं, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, इतने साल से चल रहा है, सीधे वीडियो में है, दसियों वीडियो में है, गंदी अभद्र भाषा बोल रहे हैं हिंदू देवी देवताओं के लिए। पूछिए, जरा पूछिए इनसे, आसिम वकार से, देखिए अभी क्या बोलेंगे। बोलिए बोलिए आसिम वकार, कार्रवाई लीजिए चुनौती सुधांशु त्रिवेदी की। आसिम वकार, कि इन्हीं के एक एमपी ने मुझे धमकी दी थी 15 सेकंड पहले, याद है ना आपको? आपने रोका भी था उनके एमपी साहब को, राकेश सिन्हा जी को। बोलिए, आप मेरी हाँ में हाँ मिलाइए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे मना कर। नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। शो को हुआ था नहीं हुआ था? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक, भारतीय जनता पार्टी ने कितना कार्रवाई कर दी इनके खिलाफ, 15 सेकंड में वो खत्म कर रहे थे हम लोगों को। आपके शो पे हुआ था, बताइए सुरेंद्र जी से, बोलिए कि हाँ आप ही के शो पर धमकी दी गई थी, बीजेपी के एमपी ने दी थी। बोलिए आप एक बार, क्या कार्रवाई करेंगे ये? पूछिए भी इनसे। अरे आपको पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी, आपने कोई कंप्लेंट की नहीं। क्योंकि आप अक्सर कहते थे कि राकेश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। आसिम वकार अगर पुलिस में जाते सबूत था। बोलिए हाँ या ना? नहीं, इनसे पूछिए कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे, अभी करेंगे। भाई कोई कंप्लेंट हुई हो, मुझे उस प्रकरण की जानकारी नहीं है, या तो आप कंप्लेंट करते हैं, चैनल कंप्लेंट करता, कार्रवाई ना होती तो आप कहते और पूरा वीडियो टेप रखा जाता। सर आप करिए कार्रवाई, मुकदमा दर्ज है, कार्रवाई आगे बोलिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बोला वो गलत था कि नहीं? बोलिए हाँ या ना? एमपी से धमकी दिलाएंगे 15 सेकंड में, आप खत्म करवा देंगे मुसलमानों को।
अरे भैया आपका एमपी तो बीजेपी कह की रहा था, ये लाइन है। आपका एमपी तो कह रहा था पुलिस हटा लो पूरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की ये लाइन पूरे है कि देश को भारतीय कह रहा जनता था। पार्टी का एक राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सांसद चैनल पर बैठकर ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड ये बात बोले कि वो एक धर्म विशेष के खिलाफ एक्शन अगर होगा तो 15 सेकंड में खत्म कर देगा। ये देखिए आपके सामने मानव गुप्ता जी ने गवाही दी इस बात की, गवाही दे रहे अरे तो भाई आपको कंप्लेन करनी चाहिए थी। क्या कार्रवाई आप करेंगे? कंप्लेन के मैं जिस केस की बात कर करिए रहा हूं कार्रवाई आप। एफआईआर है और कोर्ट में मुकदमा है, उसका जवाब दीजिए। और आप मैं- एमपी ने तो मैं- पूरे देश को मैं चुनौती इतना दे दी कमजोर- कि मैं 15 इतना मिनट के लिए कमजोर पुलिस हटा आदमी- लो, सबको देख लेंगे, 100 करोड़ को निपटा देंगे। 100 मैं करोड़ निरीह क्या को बच्चे की आदमी बात को कर आप रहे हैं? धमकी दिलवाएंगे? देखिए जवाब नहीं दे रहा है। आप एक एमपी सीधे हैं, वीडियो। आप अच्छा हमें जरा जवाब वीडियो देता दिखा है। दीजिए उसका, इनका वीडियो तो अवेलेबल है अकबरुद्दीन ओवैसी का, बताइए वीडियो कहां है अभी, पूरा वीडियो दिखाइए राकेश सिंह हाँ वो वाला। भी दे दूंगा आपको दे दूंगा वो। मानव गुप्ता अरे अभी जो है भाई उसका की बात तो में जवाब यकीन है। दीजिएगा। आपको और मानव गुप्ता जी की बात में आपने यकीन है उस समय कराई होती किसी प्रकार की नहीं, एक मिनट रिपोर्ट, कार्रवाई भी अब होती। देखिए हम कहां से शुरू हुए थे कहां चले गए। एक सेकंड, नहीं मैं वापस मुद्दे पे ला रहा हूं, विजय शंकर तिवारी और मंजूर जियाई भी आ गए। पहले मंजूर जियाई, उसके बाद आ रहा हूं विजय शंकर तिवारी आपके पास। मंजूर जियाई जरा आप बोलिए, असदुद्दीन ओवैसी सही कह रहे हैं क्या? काला दिन है क्या आज? कोर्ट का फैसला है, सबूतों के आधार पर कोर्ट ने फैसला किया है। जियाई साहब। मानिक भाई, बहुत गुफ्तगू करनी चाहिए, बहुत आराम से करनी चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, लगता है कुछ दिक्कत है तकनीकी। ठीक करा रहा हूं उसको, दोबारा कनेक्शन में एस्टेब्लिश करवा रहा हूं। विजय शंकर तिवारी बोलिए जरा। विजय शंकर तिवारी, अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के राम जन्मभूमि वाले फैसले में साफ साफ लिखा है कि उस ढांचे को गिराया जाना गैर कानूनी था, तो आपको तो अपील करनी चाहिए ना विजय शंकर तिवारी खुद सरकार से कि हमें पूरी तरह से क्लीन चिट चाहिए, हाईकोर्ट जाइए, हम पाक साफ हैं, हमें वहां से भी क्लीन चिट मिलेगी। विजय शंकर तिवारी। देखो मानक जी, 9 नवंबर 2019 को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये श्री राम जन्मभूमि रामलला विराजमान, आपको यह तय करना पड़ता है कि विषय छोटा है या बड़ा है। बड़ा विषय क्या है? हम लड़ किस बात के लिए? इतने दिन तक संघर्ष किस बात के लिए कर रहे थे? 492 वर्ष के बाद जो निर्णय आया वो किस बात के लिए था? वो क्रिमिनल के लिए था, किसके लिए था? वो श्री राम जन्मभूमि के लिए था। और ये श्री राम जन्मभूमि रामलला के ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और हमने यही कहा, आज भी वही कह रहे हैं, उस समय भी यही कहा कि सत्य में वो जयते, जहां सत्य होता है वहां विजय सुनिश्चित है, विजय पक्का निश्चित है। अब ये बताइए, उनसे तो अपेक्षा नहीं कर सकते। दिल्ली में निकल जाइए, हुमायूं रोड मिल जाएगा, दिल्ली में निकल जाइए आपको बाबर रोड मिल जाएगा, दिल्ली में निकल जाइए अकबर रोड मिल जाएगा। यानी आप जो बाबर और हुमायूं के जो बाहर के लोग हैं, जो आक्रमणकारी हैं, जो देश को लूटा घसूटा, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या किया, उनको अपना आदर्श मानेंगे और अपने भारत के जो आदर्श है उनको दुत्कारेंगे, उनकी जन्मभूमि पर भी विवाद पैदा करेंगे, तो उनसे तो आप अपेक्षा कर नहीं सकते। वो तो कुछ भी कहेंगे, वो तो आज भी बाबरी मस्जिद कह रहे हैं। यानी कहीं भी न्यायालय ने बाबरी मस्जिद नहीं कहा, ये तो अभी भी बाबरी मस्जिद कह रहे थे। कह रहे संविधान का मानते हैं, हम न्यायालय का पालन करते हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन चिट पाने के लिए तैयार हैं, और क्या आपको लगता है हाई कोर्ट, क्योंकि अब आपने कहा ना राम जन्मभूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ, सबसे बड़ी कोर्ट है। मानक जी आज निर्णय हो गया, आज हो गया, आज सुन लीजिए आप, अपने आप हो गया, तो इसको क्यों नहीं सुनते आप? हमारे बिना जाए गए हो गया, तो हमें अपने पर विश्वास है, अपने काम पर विश्वास है, अपनी सोच पर विश्वास है, हमें अपने विचार पर विश्वास मंजूर है, जियाई, अपने संकल्प पर विश्वास है। जियाई साहब, विश्वास होता है ना मानक जी, जियाई साहब, विश्वास होता है, इतने बाकी सारी चीजें धराशायी होती है। जियाई साहब जरा बताइए, इतने सालों तक आप कहते रहे बीजेपी ने, संघ ने, वीएचपी ने, हिंदूवादी संगठनों ने मस्जिद गिरा दी, मस्जिद गिरा दी, मस्जिद गिरा दी, अब किस पर आरोप लगाएंगे आप? जियाई साहब बोलिए। देखिए, दो बातें हैं मानक जी। मैं सुधांशु जी को भी सुन रहा था, मैंने अवैसी जी को भी सुना है, और तमाम लोगों को बहुत सुन रहा हूं। दो बातें हैं। साहिर लुधियानवी साहब ने एक बात कही थी, इंसाफ का तराजू जो हाथ में उठाए, जुर्मों को ठीक तोले, ऐसा ना हो कि कल का इतिहासकार बोले मुझे। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी, दिक्कत है थोड़ी सी। मैं फिर से एक बार, एक ब्रेक पर जाने से पहले सुधांशु जी एक कमेंट आपसे चाह रहा हूं। सुधांशु जी,
प्रिंसिपली आपसे पूछ रहा हूं, अब जबकि सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, आपकी सरकार में भी वो केस चलता रहा, लोअर कोर्ट से आपके खिलाफ फैसला आ गया, मतलब सीबीआई के खिलाफ फैसला आ गया, तो प्रिंसिपली तो आपको हाई कोर्ट में उसे अपील करनी चाहिए ना। फैसला पढ़ने की बात तो बाद में आती है, इसीलिए कांग्रेस चुनौती दे रही है और कह रही है आप जाइए हाई कोर्ट। अगर आप सीरियस हैं और आप मानते हैं कि सीबीआई की चार्जशीट सही थी तो जाइए हाई कोर्ट। जो 16 साल में, जिनको 16 साल लगे चार्जशीट ढंग से फाइल करने में, तो हमसे 16 घंटे में कह रहे हैं निर्णय ले लो। मानक जी जवाब दीजिए। तो प्रिंसिपल 16 साल में वो तो उसूलन पूछ रहे हैं, आपका स्टैंड क्या है? अगर असली सबूत होता है ना, आपका स्टैंड पूछ रहे हैं। सुनिए, मैं एक जवाब देता हूं। असली सबूत होता है तो जानते क्या होता है? 26/11 हुआ था 2008, 26 नवंबर, दिसंबर में FIR दर्ज होती है और 4 साल में मुकदमा, फांसी खत्म। यहां 16 साल में चार्जशीट नहीं, और हमसे 16 घंटे से पहले पूछ रहे हैं आप दे दिया। अरे भाई, वो इसका अध्ययन करेंगे, जो उचित होगा वो करेंगे, अपील करनी होगी अपील करेंगे। मतलब कानूनी फैसला होगा ये पूरी तरह से कानूनी फैसला होगा, कानूनी पहलुओं को देखकर किया जाएगा। बिल्कुल कानूनी पहलुओं के आधार पर ही होगा, युक्ति संगत होगा, किसी न्यायिक प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं हो। ओके, और एक पार्टी के तौर पर सुधांशु जी आपका स्टैंड तो वही रहेगा ना जो हमेशा से बीजेपी कहती है। पार्टी के तौर पे हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि वह स्वतः स्फूर्त था। और मैं एक और बात बता दूं, मानक जी आप बड़े पत्रकार हैं, जानते क्या हुआ था? जुलाई 92 में भी कार सेवा हुई थी, मुझे याद है, और सब कुछ शांति से निपट गया था। LIU की रिपोर्ट है कि 1 दिसंबर से बहुत सारे शरारती तत्व आने वाले थे। अखबारों में जानते क्या लिखा था उस समय तक? जो कम्युनिस्ट डोमिनेटेड अखबार, मतलब पत्रकार लिखते थे, मुझे वो हेडिंग याद है। जब ये कहा गया कि शांतिपूर्वक कार सेवा करेंगे तो हेडिंग जानते क्या बनाई? हिंदुत्व के कागजी शेर अयोध्या में घास चरने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 1992 के बाबरी विध्वंस केस में सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया और राष्ट्र की बात में आज इसी पर बहस हो रही है। सुधांशु जी, आप कह रहे थे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे या नहीं करेंगे बाद में तय करेंगे, लेकिन यहां तो सुधांशु जी VHP और साथ ही जो आरोपी बरी हुए हैं उन्होंने अभी से काशी मथुरा की बात करना शुरू कर दिया है। लगता तो नहीं है सुधांशु जी कि आपकी सरकार इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी और काशी और मथुरा और शुरू हो जाएगा? देखिए, एक फैक्ट में पहले उसमें और बोल दूं जो शायद बहुत से दर्शकों को ध्यान नहीं है। आपको पता है, षड्यंत्र की बात होगी तो पूरे षड्यंत्र की बात होनी चाहिए। जब कल्याण सिंह सरकार बनी थी उसने जमीन का अधिग्रहण कर लिया था, जिसको जाके कोर्ट में चुनौती दे दी थी केंद्र सरकार। 11 दिसंबर को कोर्ट की डेट लगी हुई थी, जुलाई से वो डेट बढ़वाते जा रहे थे। क्यों नहीं डेट जजमेंट होने दे रहे थे? जजमेंट किसी के भी पक्ष में आता, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो सकता था। उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में आता तो तुरंत न्यास को दे देती। जो जिनकी भूमि थी व्यक्तिगत, उनके पक्ष में आता, उन्हें 90% लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी थी राम जन्मभूमि न्यास को। रोकने के लिए ये काम उकसाने तक हुआ। तो षड्यंत्र की बात हो तो तहसीन जी को पूरा ध्यान नहीं करे, उनकी सरकार और बहुत सारी बातें हम लोग की जाती। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं ध्यान आई थी भाई आपकी। यदि आपकी माने, बकौल आपके नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री और इतने बड़े बड़े लोग षड्यंत्र में शामिल हैं और आपकी इंटेलिजेंस जो थी वो घात चल रही थी क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं ये सब हवाई बातें हैं, यथार्थ की बात नहीं। अब जो प्रश्न आपने पूछा, माने मैं प्रश्नों से डाइवर्ट नहीं करता, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। देखिए, 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने श्री राम जन्मभूमि निर्माण के संकल्प का समर्थन किया था। हम राजनीतिक दल हैं, मंदिर निर्माण कराना हमारा काम नहीं, वो न्यास और संतों का काम था। अब मथुरा और काशी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव या मंतव्य नहीं दिया है, यह संबंधित पक्षों का काम है। हाँ, रही बात इसकी, यदि समाज में सौहार्द की बात करनी है तो जो जो अत्याचार इतिहास में हुए उसे ईमानदारी से सब लोग भूलने का प्रयास करें। आज कोई जर्मनी में खड़े होकर नहीं कहता कि मैं रुडोल्फ हेस, एडोल्फ हिटलर, हरमन गोरिंग जैसे लोगों को चेरिश करता हूं कि जिन्होंने लाखों यहूदियों को मरवाया था वो मेरे हीरो हैं, बल्कि यह कहना अपराध माना जाता है। तो ईमानदारी से भूलिए बाबर, तुगलक, औरंगजेब के कृत्यों को, जिन्ना के कृत्यों को और उनसे जुड़े सारे कृत्यों और प्रतीकों को। ईमानदारी से सौहार्द की बात करिए। ओके सुधांशु जी, इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब तो बड़ा क्लियर हुआ ना, एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। फिर तो आपकी पार्टी का ये मानना है, ये सुनिए ना, आपकी पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है, वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए था और वहां पर कोई गलत काम आपके नेताओं ने नहीं किया। यह आपकी पार्टी का हमेशा से स्टैंड था। आपकी सरकार के अधीन सीबीआई उनके खिलाफ केस परसू कर रही थी, तो अब तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, और वो चार्जशीट पहले की थी। इसीलिए अभी हम कैसे मान लें कि आपकी सरकार ईमानदारी से इस केस को कानूनी तौर पे देखते हुए और चार्जशीट को चुनौती, इस फैसले को चुनौती देगी हाईकोर्ट में, क्योंकि आपकी पार्टी का स्टैंड तो कुछ और है।
देखिए, सीबीआई सरकार के अधीन काम नहीं करती, स्वायत्त संस्था है, कानूनी स्थिति है और उसके डायरेक्टर का टेन्योर फिक्स होता है। और रही बात इसकी ईमानदारी की बात, यदि मानक जी आप कह रहे हैं ना, तो पूछिए ना तहसीन जी से। पीवी नरसिम्हा राव ने बाकायदा बयान दिया है, कांग्रेस से प्रस्ताव पारित हुआ था कि तथाकथित बाबरी मस्जिद अब दोबारा बनवाएंगे। सुरजेवाला से पूछिए बनवाएंगे क्या, फिर आधी अधूरी बात क्यों कहते, पूरे कमिटमेंट की बात कहें। मुलायम सिंह यादव ने फ्लोर ऑफ द हाउस में बोला था कि बाबरी मस्जिद हम दोबारा बनवाएंगे। तहसीन, एक सेकंड आपके पास आ रहा हूं। आचार्य धर्मेंद्र जुड़ गए हैं मेरे साथ। आचार्य जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझे? सुन रहा हूं। आचार्य जी, आप कोर्ट से बरी हो गए और आपने बरी होते ही एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद शुरू हो गया। आचार्य जी, क्या कह दिया मैंने? आपने कहा कि अब इसके बाद मथुरा काशी अगली बारी है। तो मथुरा क्यों नहीं और काशी क्यों नहीं? और मैंने नई बात नहीं कही है। जब बाबरी ढांचा टूटा था उस समय सारे देश के राम भक्तों में यह नारा गूंजा था कि ये तो पहली बात झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मैं जब 16 साल की उम्र का था तब मैं ज्ञानवापी के उद्धार के लिए, काशी विश्वनाथ मंदिर के उद्धार के लिए सत्याग्रह करके जेल में गया था। नैनी सेंट्रल जेल में 3 महीने रह करके आया था। ये नया शिगुफा नहीं छेड़ा है हमने, हमारा पुराना संघर्ष है। और जहां जहां बल प्रयोग हुए हैं, जहां जहां जबरदस्ती हुई है, जहां जहां देव स्थानों का, देव मंदिरों का अपमान हुआ है, और आज भी तो अखबार उठाकर देख लीजिए, रोज भारत में कहीं न कहीं, एक दो जगह नहीं है, दर्जनों स्थानों पर शिवलिंग तोड़े जा रहे हैं, शिवालय तोड़े जा रहे हैं। अब तक वो अभी भी वो बाज आए हैं क्या अपनी आदतों अभी भी तोड़े जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं आचार्य जी? नरेंद्र मोदी की सरकार में भी तोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, इस वर्तमान सरकार में अखबार, आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया में और सब जगह समाचार आ रहे हैं, शिव मंदिर तोड़े जा रहे हैं और न जाने कहां कहां क्या क्या मूर्तियां उखाड़ी जा रही हैं। तो वो अपनी आदतों से, हरकतों से बाज नहीं आएंगे। सांप कभी अपना जहर छोड़ नहीं सकता। अरे ऐसी बात मत करिए, ऐसी बात मत करिए आचार्य जी। एक सेकंड आचार्य जी, एक सेकंड, मैं वापस मुद्दे पे ला रहा हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं आचार्य जी, आप कह रहे हैं आपको आज न्याय मिल गया, आप ये कह रहे हैं आपको न्याय मिल गया, क्या आपको पूरा यकीन है ये सरकार कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट नहीं जाएगी? अब मुझे वो कौन क्या करेगा, ये मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, भविष्यवक्ता मैं नहीं हूं। बाकी मैं केवल एक बात कह सकता हूं कि असहिष्णुता नहीं चलेगी। आगे आने वाले युग में जो सत्य को स्वीकार करेगा वही टिकेगा और वही आगे के भारत, विश्व के भविष्य को के नए लेख लिखेगा। आचार्य जी, आपको भी पता है जब राम जन्मभूमि केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था उसमें साफ साफ 2 बातें कही गई थी। एक ये कहा गया था कि 1992 में जो ढांचा गिराया गया वो गैर कानूनी कृत्य था, क्रिमिनल एक्ट था, आपराधिक कृत्य था। और दूसरा ये कहा गया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है साफ साफ कि 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जैसे थे वो वैसे ही बने रहेंगे। इसीलिए आपको दोनों मुद्दों पर धार्मिक स्थल ना, आप तो इसकी बात कर रहे हैं 1947 के पहले हमारी भारत माता अखंड थी। आप बाबरी ढांचे की बात कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान को जहन्नुम रसीद करना चाहते हैं, बांग्लादेश को मिस्मार करके भारत माता को अखंड बनाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य यह है। हमारे लिए भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, सब कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट नहीं है, वो मां है हमारी। हमारे प्रधानमंत्री भारत माता की जय बोलते हैं। राजर्षि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने विश्व का सबसे बड़ा महान गीत लिखा है, वंदे मातरम। तो हमारा तो उद्देश्य है भारत माता की प्रतिमा को फिर से अखंड बनाना। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है आचार्य जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अब आप बोलने ही नहीं देते, क्या करें? हाँ। 1-2 कौड़ी के ढांचे पर छाती पीटने वालों को ये समझना चाहिए कि हम जब तक भारत माता को अखंड नहीं बना लेंगे और जब तक पाकिस्तान को खाकिस्तान में नहीं मिला लेंगे, बांग्लादेश को भारत में नहीं मिलाएंगे,
तब तक हमारा ये मिशन पूरा नहीं होगा। अब मेरा जिसको सवाल जो आचार्य जी करना बड़ा है सीधा वो है, कर क्या ले। आप कानून को, जो कानून बना हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्या आप उसे नहीं मानेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ने उसका जिक्र कर दिया है राम जन्मभूमि केस में। जो सुप्रीम कोर्ट समलैंगिकता को भी अपराध नहीं मानता, कुत्ता कुत्ते के साथ कुछ नहीं करता, सुअर सुअर के साथ कुछ नहीं करता, समलैंगिकता को भी, जो कुत्ते और सुअर जो काम नहीं करते वो इंसान कहलाने वाला आदमी को करता है पीछा, उसको सुप्रीम कोर्ट बुरा नहीं मानता ना, अविवाहित संबंधों को भी बुरा नहीं मानता ना। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट को हम प्रणाम करते हैं जिसका भारतीय संवेदनाओं से, संस्कृति से, परंपराओं से कोई लेना देना ही नहीं है। आचार्य जी, जैसे मैंने कहा ना, 1992 में जो ढांचा गिराया गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आपराधिक कृत्य बताया है। मैं इसलिए आपसे यह पूछ रहा हूं कि आप वाकई में राहत की सांस ले रहे हैं या आपको अभी भी फिक्र है कि अभी यह फैसला हाई कोर्ट में जा गया, फिर आप पर केस फिर से चलेगा? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। हम पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं, हम बांग्लादेश को खत्म करना चाहते हैं, हम भारत को अखंड बनाना चाहते हैं। इसके लिए किसी सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेने नहीं, मैं आपके केस की बात कर रहा हूं आचार्य जी। मैं आज जो फैसला आया है उसकी बात कर रहा हूं। आपको लोअर कोर्ट से क्लीन चिट मिली। आज का फैसला जो हुआ है उसमें केवल एक ही बात है, सत्य की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई है अभी। हाई कोर्ट से नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई है अभी। तो चलिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के से बड़ी अदालत है भगवान की अदालत, जिन्होंने ये कायनात, पूरा ब्रह्मांड जिन्होंने बनाया है। ओके, तो यानी अब आप मथुरा काशी का आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं आचार्य जी? शुरू करने नहीं जा रहे, पुराना आंदोलन है हमारा। मैंने बताया 16 साल की उम्र में सत्याग्रह करके मैं जेल में गया था, 3 महीने नैनी सेंट्रल जेल में रहकर आया हूं और अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी किया, मुझे अपराधी नहीं माना। ओके, मुफ्ती शमून कासमी साहब को लाइए जरा स्क्रीन पर। कासमी साहब, आपकी प्रतिक्रिया आज के फैसले पर, और आचार्य धर्मेंद्र आज के आरोपों से बरी होने के बाद कह रहे हैं अगला मथुरा काशी का नंबर है, आपकी प्रतिक्रिया? आचार्य जी का एक लफ्ज जरा, मैं जो आचार्य उसकी अदालत बहुत बड़ी है, तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मस्जिद और मंदिर ये दोनों ईश्वर के घर हैं। मस्जिद में सजदा किया जाता है और मंदिर में साष्टांग किया जाता है। साष्टांग का मतलब 8 अंगों को जमीन पर रखना। तो मैं ये कहता हूँ, मैं तो दोनों की पवित्रता को मानता हूँ, और राम मंदिर, मस्जिद और मंदिर में दोनों वो जगह है जहाँ ईश्वर विराजमान होते हैं, जहाँ ईश्वर की इबादत होती है, जहाँ ईश्वर से प्रार्थना होती है। तो इसलिए मैं, आचार्य जी ने जो बात कही है, एक बड़ी अदालत जो है वो मालिक कायनात की है। सही कहा उन्होंने कि दुनिया का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है। एको पर हम टूटिए नास्ते, नेहदा नास्ते की वदउला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग नीचे, कौन बने कौन बनते। मैं तो मानक जी, मैं आचार्य जी से एक बात कहना चाहूंगा कि अखंड भारत की जो उन्होंने बात की है वो परिकल्पना हमारी भी है और सारे हिंदुस्तानियों की है कि ये भारत अखंड भारत होना चाहिए। आज हम लोग सिमटते जा रहे हैं, मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं। और अब हमें जो मस्जिद और मंदिर का जो ये मसला आया है, ना ये हाई कोर्ट में जाना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। अब ये मसला अब आगे बिल्कुल राष्ट्र की एकता और अखंडता कायम रहनी चाहिए। हमारी राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है वो हमारे लिए ज्यादा अहम है मानक जी। पर ये तो मथुरा काशी का आंदोलन उठा रहे हैं, मथुरा काशी शुरू होगा कासमी साहब। मैं ये समझता हूं कि ये सारी चीजें हम लोग मिल बैठ करके जो है ना, ये कोई ऐसे मुद्दे नहीं है कि जो हल ना कर सके। हम लोग आपस में मिलकर के, श्री कृष्ण भी हमारे हैं, पुरुषोत्तम मर्यादा राम भी हमारे हैं, मोहम्मद साहब भी हमारे हैं, हम सब एक नरो नारी की संतान है। मैं आचार्य जी से तो ये निवेदन करना चाहूंगा कि आचार्य जी, आपका बहुत अच्छा नजरिया है अखंड भारत का, हम आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि अखंड भारत बने और ऐसा होना चाहिए। लेकिन मथुरा काशी का मुद्दा छोड़ दीजिए, कहिए ना कासमी साहब, कहिए आचार्य जी से कि मथुरा काशी का मुद्दा छोड़ दें।
मैं आचार्य जी से निवेदन कर रहा हूं कि आचार्य जी अब आइए, अब भारत को एक महान देश बनाएंगे ताकि ये विश्व आपको क्या तकलीफ है बन सके। काशी मथुरा से? मथुरा में पैगंबर पैदा हुए थे क्या? भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ? हम तो श्री कृष्ण को, हम तो श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को नबियों के बराबर मानते हैं, नबी मानते हैं, उन्हें पैगंबर ही मानते हैं, वो ईश्वर दूत हैं। आचार्य जी अलग नहीं है, वो हमारे भी हैं, आपके भी हैं। ये हमारा ऐसा नहीं है कि हम सब एक हैं, हम अलग नहीं है। जनाबे आली कभी फुर्सत से बैठ करके बात करेंगे, अलग हो सकती है, हमारा मालिक ऐसे मसले हल ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। आज राष्ट्र की बात में आने के लिए, इस गर्मा गर्म बहस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु त्रिवेदी, तहसीन पूनावाला, आचार्य धर्मेंद्र आपका भी, और कासमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया।